नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम भारत की नदियों का भाग 2 गंगा नदी तंत्र कवर करेंगे। मैं आपको डायग्राम के सहायता से समझाऊंगा, पूरा डिटेल में कवर कराऊंगा। इससे पिछली वीडियो में हमने सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र उसे कवर कर लिया था, और आज की वीडियो में हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और गंगा नदी तंत्र को पूरा डायग्राम से समझने से पहले हम कुछ गंगा नदी से रिलेटेड बेसिक जानकारी जान लेते हैं। उसके बाद हम पूरा गंगा नदी तंत्र डायग्राम से कवर करेंगे। तो सबसे पहले है कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, और बात करें इसकी लंबाई की तो इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर। और गंगा नदी दो देशों से गुजरती है, भारत और बांग्लादेश। तो भारत के उत्तराखंड से निकलती है, उसके बाद ये बांग्लादेश चली जाती है, और बांग्लादेश से बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये दो देशों से गुजरती है। पर बात करें इसके अपोहा तंत्र की, मतलब कि इसकी सहायक नदियों की, उसको भी इंक्लूड करें तो सहायक नदियां तो नेपाल से भी आती हैं। पर अगर मुख्य रूप से गंगा नदी देखें तो वो दो देशों से ही गुजरती है, भारत और बांग्लादेश। उसके बाद देखते हैं कि गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। किन किन राज्यों से? बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले है उत्तराखंड। उत्तराखंड से तो ये निकलती ही है। उसके बाद एंटर करती है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार। बिहार के बाद ये आगे झारखंड के ऊपरी हिस्से से निकलती है। तो कई किताबों में आपने पढ़ा होगा, उसमें झारखंड नहीं दिया होता। पर याद रखिए, जो गंगा नदी है ये झारखंड के भी कुछ हिस्सों से होकर गुजरती है, और उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में चली जाती है, और पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो बांग्लादेश के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कुल कितने राज्य हुए हमारे जो भारत में हैं? ये हुए 5 राज्य: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। आगे हम इसे मैप में भी देखेंगे, पर अभी आप याद रखिए। उसके बाद हम देखते हैं गंगा नदी की कुछ विशेषता। तो गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है, यानी कि ये सेल्फ प्योरीफाइंग रिवर है। आपने भी देखा होगा, जब आप गंगा स्नान करने जाते हैं तो वहाँ से बोतलों में गंगा जल भर कर लाते हैं ना, और वो गंगा जल आप कितने दिनों तक, सालों तक रखते हैं, फिर भी वो खराब नहीं होता। तो क्यों खराब नहीं होता? आपने कारण जाना इसके पीछे? तो इसके पीछे का कारण है बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस। तो ये बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस है, जिसके कारण जो गंगा नदी है इसका पानी कभी खराब नहीं होता, क्योंकि ये वायरस है बैक्टीरियोफेज, ये हानिकारक जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ख़त्म कर देता है। तो जो गंगा नदी में हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं ना, उनको बैक्टीरियोफेज नामक वायरस ख़त्म कर देता है, जिस कारण जो गंगा नदी है इसके पानी में कभी कीड़े नहीं लगते और ना ही पानी खराब होता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है। उसके बाद देखते हैं कि गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। अब ये हमारी नेशनल रिवर है गंगा नदी। कब किया गया घोषित? 2008 में। अगला फैक्ट है कि गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। तो जो गंगा में डॉल्फिन पाई जाती है उसे हमारे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, ये भी याद रखिए। तो ये हमने पढ़ी कुछ बेसिक जानकारी। अब हम देखते हैं गंगा नदी का उद्गम स्थल। तो हमने गंगा नदी से रिलेटेड बेसिक जानकारी ले ली। अब हम देखते हैं कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ। तो आपने किताबों में पढ़ा होगा कि जो गंगा नदी है इसका उद्गम उत्तराखंड के गोमुख से गंगोत्री हिमानी से हुआ है। हिमानी मतलब होता है ग्लेशियर, तो ग्लेशियर को हिंदी में हिमानी कहते हैं। तो उत्तराखंड के गंगोत्री हिमानी से हुआ है। पर याद रखिए, गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी निकली है, वहाँ पर इसे कहते हैं भागीरथी नदी। और आपने पौराणिक कथाओं में भी पढ़ा होगा कि गंगा को भागीरथी कहा जाता है। इसीलिए हम मानते हैं कि गंगोत्री हिमानी से ही गंगा नदी निकलती है, पर ऐसा नहीं है। जो गंगा नदी है ये 2 नदियों के संगम से बनी है। एक है भागीरथी नदी और दूसरा है अलकनंदा नदी। जब ये दोनों नदियाँ मिलती हैं वहीं से गंगा नदी बनी है। आप इमेज में देख रहे होंगे
ये है अलकनंदा नदी और इधर से आ रही है भागीरथी नदी। तो जहाँ ये दोनों नदियों का संगम होता है तो ये दोनों नदियाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। तो गंगा नदी जो है ये दो नदियों के संगम से बनी है। याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कौन कौन सी है। एक है भागीरथी नदी और दूसरी है अलकनंदा नदी। तो ये मिलती कहाँ पर है? तो देवप्रयाग में। जो प्रयाग शब्द है इसका अर्थ होता है नदियों का संगम। तो देवप्रयाग में दोनों नदियाँ मिलती हैं, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, और यहीं से आगे ये बनती है गंगा नदी। और याद रखिएगा, जो ये अलकनंदा नदी है ये किस मंदिर के तट पर है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर के तट पर है। कौन सी नदी? अलकनंदा नदी। तो हमने ये पढ़ लिया कि दो नदियों के संगम से बनी है गंगा नदी। अब हम इसके आगे देखते हैं। तो उसके बाद अब हम आगे देखते हैं, जैसा कि हमने पीछे देखा कि जो गंगा नदी है ये दो नदियों के संगम से बनी है, एक है भागीरथी और दूसरी है अलकनंदा। उसी प्रकार जो ये अलकनंदा नदी है ना, इसमें कुछ सहायक नदियाँ भी मिली हुई हैं। तो सहायक नदियाँ जो हैं ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये सहायक नदियाँ जहाँ पर आकर मिलती हैं तो प्रयागों का नाम है, जैसे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग। तो ये पूछे जाते हैं कि बताइए देव प्रयाग में किन दो नदियों का संगम है, रुद्र प्रयाग में किन दो नदियों का संगम है। तो हमें अगर पता होगा कि अलकनंदा में कौन सी सहायक नदी आकर मिलती है तभी तो हम बता पाएंगे। तो एक नदी है ये तो कॉमन रहेगी, अलकनंदा नदी, और इसी में दूसरी सहायक नदी आकर मिलेगी। तो वही हमें पता करना है कि कौन कौन सी सहायक नदियाँ आकर अलकनंदा में मिलती हैं। तो ये नदियों का संगम इम्पोर्टेंट है, इसे हम याद कैसे करेंगे? तो इसे मैं आपको एक कथा की सहायता से याद कराऊंगा, पुरानी कथा की सहायता से हमारी काम की है, जिससे हम इसे याद रख पाएंगे। आपने पुरानी कथा सुनी होगी कि गंगा नदी का धरती पर अवतरण कैसे हुआ। आपने पुराने सीरियल भी देखे होंगे धार्मिक, उसमें भी बताया गया है। अगर नहीं भी देखे तो कोई बात नहीं, ये हमारी काम की कथा है, इससे हम इसे याद रख पाएंगे, इसलिए सुनिए। तो धरती पर जो गंगा नदी का अवतरण हुआ था, मतलब माँ गंगा धरती पर कैसे आई थी। तो पुरानी कथाओं की मान्यता अनुसार जो गंगा नदी है ये भगवान विष्णु के चरणों से निकली हैं। तो भगवान विष्णु के चरणों से जब ये निकली और धरती पर आ रही थी तो इनके जो वेग था, मतलब जो गंगा की स्पीड थी, बहुत तेज़ थी। तो जब ये धरती पर आ रही थी तो इनकी स्पीड बहुत तेज़ थी, जिस कारण भगवान शिव जी ने क्या किया, इन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया और अपनी जटाओं में धारण करके जो इनकी गति थी उसको मंद कर दिया। मंद मतलब कि धीमा कर दिया। और उसके बाद जब धीमी हो गई इनकी गति जो थी, इनका वेग था वो एकदम धीमा हो गया। उसके बाद उन्होंने अपनी जटा से इनको निकाला, तब ये धरती पर अवतरित हुई। ये पुरानी कथाओं की मान्यता है। मैं आपको इसको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इससे हम इसे याद रख पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले गंगा नदी कहाँ से निकली? तो भगवान विष्णु के चरणों से। तो चरणों की धूल से याद रखना है। तो धौली गंगा, और धौली गंगा जहाँ अलकनंदा से मिलती हैं उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको कथा सुनाई कि भगवान विष्णु के चरणों की धूल से निकली हैं, तो इसीलिए ये विष्णु प्रयाग याद रखेंगे। तो धौली गंगा जहाँ अलकनंदा में मिलती है उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया कि फिर जब वेग ज़्यादा था तो भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया, तो वेग मंद पड़ गया। तो केदारनाथ मंदिर से एक नदी निकलती है, मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी, इसे मंद से आप याद रखेंगे कि इसकी गति को भगवान भोलेनाथ ने मंद कर दिया था। और ये मिलती कहाँ पर है? तो रुद्रप्रयाग में। भगवान भोलेनाथ को रुद्र भी कहते हैं ना, तो रुद्रप्रयाग में मिलती है। तो इस कहानी से आपने ये दोनों नदियों को याद रख लिया। एक है धौली गंगा जो भगवान विष्णु के चरणों के धूल से निकलती है, इसीलिए ये विष्णु प्रयाग में आके मिलती है। और दूसरी है मंदाकिनी नदी जो भगवान केदारनाथ के मंदिर से निकलती है, भगवान भोलेनाथ के मंदिर से, और मिलती कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है और विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है। पहले आप इसे डायग्राम में देख लीजिए, उसके बाद मैं दोबारा आपको बता दूंगा। तो ये दो नदियाँ हो गई। उसके बाद है एक नंदाकिनी नदी। ये कहाँ पर आगे मिलती है? तो नंद प्रयाग में। ये तो आसानी से याद रख लेंगे, नंदाकिनी नंद प्रयाग में मिलती है। इसमें एक नदी कॉमन रहेगी अलकनंदा, और दूसरी नदियाँ इसमें आके मिलेंगी। एक ही नदी बची हमारी पिंडार नदी, और ये मिलती है कर्ण प्रयाग में। तो ये 5 प्रयाग हो गए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। और हिंदू धर्म में इन 5 प्रयागों की बहुत मान्यता है, तो याद रखिएगा। और ये सभी उत्तराखंड में ही हैं। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि देव प्रयाग में तो 2 नदियाँ मिलती हैं, अलकनंदा और भागीरथी, और इन्हीं के संगम से आगे गंगा नदी बनती है। उसके बाद है विष्णु प्रयाग। तो अलकनंदा तो है ही है,
और भगवान विष्णु के चरणों की धूल से निकली है, तो धौली गंगा। उसके बाद है नंदप्रयाग, अलकनंदा तो है ही, उसमें आएगी नंदाकिनी नदी, तो इसीलिए इसे नंदप्रयाग कहते हैं। उसके बाद है कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी। उसके बाद है रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी, भगवान भोलेनाथ ने गंगा के वेग को मंद कर दिया था, तो इससे आप याद रखेंगे। तो ये पांचों प्रयाग, इसे आप आसानी से याद रख लेंगे। तो अब हमने पूरा देख लिया कि कैसे किन किन नदियों के संगम से गंगा नदी का निर्माण हुआ। अब यहाँ से ये गंगा नदी कहलाएगी देवप्रयाग से, इसके आगे इसे गंगा नदी कहेंगे। उससे पहले इसे गंगा नदी नहीं कहते थे, यहाँ पर भागीरथी कहते थे, यहाँ पर अलकनंदा कहते थे। पर जब ये दोनों का संगम हुआ तो इसे देवप्रयाग से गंगा नदी कहा जाने लगा। अब इसके बाद हम इसे आगे पढ़ेंगे। तो अब हम आगे देखते हैं। मैंने इस स्लाइड में पूरा गंगा नदी का अपोहा तंत्र, कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, गंगा नदी कहाँ कहाँ से गुजरती है, सभी को एक ही स्लाइड में कवर किया है। बहुत मेहनत से मैंने ये पूरी स्लाइड बनाई है ताकि आपको याद रहे, और मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब आप ध्यान से सुनेंगे और आपको समझ आएगा, और एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा जब इससे पूछा जाए, तभी मेरी मेहनत सफल होगी। तो चलिए ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरा डायग्राम, आप घबराइए मत, मैं आपको समझाऊंगा, पूरा डायग्राम आपको समझाऊंगा। उसके बाद क्या करना है, जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए, आपको पीडीएफ के सहारे नहीं रहना, आपको कॉपी पर जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया है अपने हाथ से पूरा बनाना है। तो जब आप डायग्राम को बना लेंगे तो आपको रिवीजन हो जाएगी और आपको ये डायग्राम कभी भूलेगा नहीं, और आपको पूरा गंगा नदी तंत्र याद रहेगा। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि पीछे मैंने आपको बता दिया था, कहाँ तक, देवप्रयाग तक, कि दो नदियों का संगम हुआ था, उसकी सहायक नदियाँ भी मैंने आपको बता दी थी। तो देवप्रयाग के बाद ये गंगा नदी बनी। तो उसके बाद अब यहाँ से हम आगे देखेंगे, आगे पूरा कंटिन्यू करेंगे। तो देवप्रयाग के बाद क्या होता है कि जो गंगा नदी है आगे जाती है और हरिद्वार में, हरिद्वार इंपॉर्टेंट है। हरिद्वार आप गए भी होंगे गंगा स्नान करने। तो हरिद्वार क्यों इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले गंगा नदी जो है कहाँ पर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो हरिद्वार में। इससे पहले क्या था, ये उत्तराखंड में पूरा पहाड़ी इलाका था, तो वहाँ से पर्वतों से पहाड़ों से निकल रही थी। पर सबसे पहले ये मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है, तो ये हरिद्वार में सबसे पहले गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। यह आगे मैं आपको बताऊंगा, अभी बस आप सुनते रहिए, आगे मैंने पीडीएफ में कवर किया है। तो बस इतना आप सुनिए कि सबसे पहले मैदानी भाग में ये कहाँ पर प्रवेश करती है गंगा नदी, तो हरिद्वार में। तो हरिद्वार तक हमने पूरा उत्तराखंड, ये पूरा ऊपर भी उत्तराखंड ही था, तो हरिद्वार तक हमने पूरा उत्तराखंड कवर कर लिया। इसके बाद क्या हुआ, जो गंगा नदी है आगे उत्तर प्रदेश में एंटर करती है, ये आप लाइन देख रहे हैं, यहाँ तक उत्तराखंड है। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अब हम यहाँ देखते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो सबसे पहले उत्तराखंड से एक नदी निकलती है रामगंगा, ऊपर से आती है, और कन्नौज में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, कन्नौज में ये गंगा नदी में आकर मिल जाती है। तो इसका संगम होता है रामगंगा का कन्नौज में, उत्तर प्रदेश में। तो पूछा जाता है कि सबसे पहली गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा यह है रामगंगा। रामगंगा गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी है। उससे पहले ये जो नदियाँ थी, ये भले ही गंगा नदी की सहायक नदी थी, पर उस समय तक गंगा नदी का नाम गंगा नहीं था, ये भागीरथी और अलकनंदा कहला रही थी। पर देवप्रयाग के बाद इसका नाम गंगा पड़ा, और उसके बाद फिर सबसे पहले यही सहायक नदी आई, रामगंगा। इसीलिए याद रखिएगा रामगंगा इसकी सबसे पहली सहायक नदी है। और ये भी याद रखिएगा कि एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि ये दाईं ओर से आ रही है या बाईं ओर से, तो ये आप क्लियर रखिएगा। गंगा नदी ऐसे आ रही है ना, इस तरफ जा रही है, तो दाईं ओर कौन सा होगा, तो ये होगा दाईं ओर, और ऊपर होगा बाईं ओर, याद रखिएगा। ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, आप अपने हिसाब से देखिएगा, ठीक है ना। तो कन्नौज में कौन सी नदी मिल रही है, रामगंगा नदी, और ये कहाँ से आ रही है, उत्तराखंड से, और ये गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी है। तो उसके बाद क्या होता है, कन्नौज के बाद आगे गंगा नदी जाती है प्रयागराज में, प्रयागराज जिससे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, और यहीं पर गंगा, जमुना और सरस्वती तीन नदियों का संगम होता है। कहाँ पर, प्रयागराज में। पर जो सरस्वती नदी है वो विलुप्त हो चुकी है, मतलब कि वो भूमिगत है, ऊपर नहीं दिखती। पर जो यमुना नदी है ये हम देखते हैं। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो हमने देखा था गंगोत्री हिमानी, यहाँ से निकली थी भागीरथी नदी, उसी के बगल है यमुनोत्री हिमानी। तो उत्तराखंड के बंदरपूंछ में यमुनोत्री हिमनद से, हिमनद मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ग्लेशियर, इसी को हिमानी भी कहते हैं। तो यमुनोत्री हिमानी से निकलती है यमुना नदी। आसान है,
कि यमुनोत्री हिमानी से निकल रही है तो यमुना नदी है। तो गंगा नदी के समानांतर ये बहती हुई आती है और क्या करती है, प्रयागराज में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। और यमुना नदी को याद रखेगा कालिंदी नदी भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया था कि किस नदी का अन्य नाम कालिंदी है, तो यमुना नदी को ही कालिंदी नदी कहा जाता है। आगे ये सब फैक्ट मैं आपको पीडीएफ में दोबारा बताऊंगा, अभी हम रिवीजन करेंगे, पर अभी आप बस सुनते रहिए। तो यमुना नदी को कालिंदी नदी भी कहते हैं और ये निकलती कहाँ से है, तो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। और दूसरा फैक्ट ये है कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो कौन सी है आप देख ही रहे होंगे, तो यह है यमुना नदी। ये सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा नदी की। और आगे बढ़ने से पहले, गंगा नदी के आगे बढ़ने से पहले हम कुछ यमुना नदी की भी सहायक नदियाँ देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो यमुना नदी में सबसे पहले सहायक नदी आकर मिलती है चंबल, जो कि इंदौर से निकलती है। इंदौर कहाँ के, मध्य प्रदेश से। तो चंबल नदी आकर इसमें मिल जाती है। और चंबल नदी से याद रखना कि जो घड़ियाल हैं ये चंबल नदी में पाए जाते हैं। ये एक एग्जाम में पूछा गया था कि घड़ियाल किस नदी में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा चंबल नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं। ये मगरमच्छ की तरह ही होते हैं घड़ियाल। तो ये चंबल नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के इंदौर से, और यहाँ ऊपर आके यमुना नदी में मिल जाती है। और ये भी याद रखना कि जो ये चंबल नदी है ये यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जिस प्रकार यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, उसी प्रकार चंबल नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद दूसरी सहायक नदी है बेतवा। ये निकलती है विंध्या पर्वत मध्य प्रदेश से, और उसके बाद ये भी यमुना नदी में मिल जाती है। और तीसरी सहायक नदी है केन। ये निकलती है कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से, और ये भी ऊपर जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। अब ये यमुना नदी में मिलती हैं और यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है। तो बताइए ये जो तीन नदियां हैं ये गंगा की सहायक नदियां हैं या नहीं, तो हैं। अगर ये यमुना की सहायक नदियां हैं तो बाद में यमुना भी तो गंगा में मिल जा रही है। इसका पानी यमुना में मिल रहा है और यमुना का पानी गंगा में मिल रहा है, तो ये यमुना और गंगा दोनों की सहायक नदियाँ हो जाएंगी, चंबल, बेतवा और केन। ठीक है, याद रखिएगा ये तीनों यमुना में मिल रही हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया, और हमने ये भी देख लिया कि जो यमुना नदी है ये प्रयागराज में आकर मिल रही है, और प्रयागराज में गंगा, जमुना और सरस्वती ये तीनों नदियाँ मिलती हैं। तो ये हमने देख लिया। तो प्रयागराज के बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है और जाती है गाजीपुर में। तो गाजीपुर में क्या होता है, ऊपर से एक नदी आ रही है गोमती नदी। गोमती नदी जो है ये फुलहर झील से निकलती है, और याद रखिएगा ये फुलहर झील कहाँ पर है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ से प्रश्न क्या बनता है कि जो ये नदी है गोमती नदी, ये जहाँ से निकल रही है ना पीलीभीत, ये एक मैदानी एरिया है, मतलब समतल भाग है। अभी तक हमने देखा कि जितनी भी सहायक नदियाँ निकल रही हैं ये किसी न किसी पहाड़ी से निकल रही हैं, पर्वत से निकल रही हैं, पर इकलौती ऐसी सहायक नदी है गोमती जो कि एक मैदानी भाग समतल एरिया से निकल रही है। और कहाँ से, फुलहर झील से। तो एग्जाम में एक प्रश्न बना था कि बताइए ऐसी कौन सी नदी है सहायक नदी जो गंगा में आकर मिलती है और एक समतल भाग से निकलती है। समतल मतलब समझ रहे हैं ना, समतल भाग से, ना किसी पहाड़ से निकल रही है ना किसी पर्वत से निकल रही है, एक समतल यानी कि एक मैदानी भाग। पीलीभीत जो कि यूपी में है, फुलहर झील वहीं से निकलती है गोमती नदी। और इससे एक और प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, वो भी गोमती नदी के तट पर है। तो दोनों प्रश्न याद रखिएगा, एक तो जो लखनऊ है वो गोमती नदी के तट पर है, और जो गोमती नदी है ये मैदानी भाग से निकल रही है। तो हमने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं बिहार। तो मैं आपको अपने दिमाग में रखिए, आप पहले था उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद देखा उत्तर प्रदेश, गंगा नदी आई, तो उसके बाद अब कहाँ पर जाएगी, बिहार में। और याद रखिएगा जो बिहार में गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं वो ज़्यादातर कहाँ से निकल रही हैं, तो नेपाल से। इसीलिए मैंने ऊपर देखिए ये नेपाल बना है। ये तीन नदियाँ आप देख रहे हैं, गंडक, कोसी और काली करनाली, ये दोनों मिलकर बाद में एक ही नदी बन जाएगी, इसलिए मैं तीन नदियाँ कह रहा हूँ। काली करनाली, गंडक और कोसी ये कहाँ से निकल रही हैं, तो नेपाल से। तो सबसे पहले देखते हैं काली नदी और करनाली नदी। तो काली नदी जब ये भारत में प्रवेश करती है तो इसे शारदा नदी कहते हैं। आपने शारदा नदी के बारे में सुना होगा, वो इसी काली नदी को कहा जाता है। और दूसरी है करनाली, काली करनाली, ये दोनों नेपाल से निकल रही हैं। काली को भारत में शारदा कहते हैं और करनाली को भारत में घाघरा नदी कहते हैं। और जब इन दोनों नदियों का संगम होता है उसके बाद ये एक नदी बन जाती है और इसको फिर घाघरा नदी कहने लगते हैं भारत में। देखिए नेपाल से क्या थी, नेपाल में दो नदियाँ थीं, एक थी काली और दूसरी थी करनाली। और काली को भारत में कहते थे शारदा नदी,
और कर्नाली को कहते थे घाघरा नदी। फिर इन दोनों नदियों का संगम हुआ, शारदा और घाघरा का, तो एक ही नदी बन गई, घाघरा नदी। और यही घाघरा नदी आकर भारत में छपरा में मिल जाती है गंगा नदी से, तो याद रखिएगा। तो ये हमने देख लिया घाघरा नदी। उसके बाद हम देख रहे हैं नीचे से एक नदी आकर मिल रही है, सोन नदी। ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। पहाड़ी वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अमरकंटक पहाड़ी कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है ना, तो वहीं से सोन नदी निकल रही है नीचे से, और पटना में आकर ये गंगा नदी से मिल जाती है। पटना के समीप मिलती है सोन नदी। तो एग्ज़ाम में एक प्रश्न बनता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो दाईं ओर से सीधा आकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो देख लीजिए, इसकी कोई सहायक नदी नहीं है ना, ये सीधा आकर गंगा नदी में मिल रही है। और ऊपर यमुना नदी भी थी, पर इसकी सहायक नदियाँ थीं, पर सोन नदी सीधा आकर पटना के समीप गंगा नदी में मिल जा रही है। और ये भी पूछा जाता है कि ये किस पहाड़ी से निकलती है, तो किस पहाड़ी से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से। तो यहाँ तक हमने छपरा और पटना तक देख लिया। उसके बाद देखते हैं ऊपर नेपाल से एक और नदी आ रही है, गंडक नदी, और ये सोनपुर में आकर मिल जाती है गंगा नदी से। तो कौन सी नदी आ रही है? गंडक नदी। एग्ज़ाम में क्या प्रश्न बनता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि नेपाल से कौन कौन सी नदियाँ निकलकर गंगा नदी में मिल जाती हैं। तो काली करनाली, जिसे घाघरा कहते हैं, और गंडक, और एक आगे है कोसी। ये नदियाँ नेपाल से निकलती हैं। और मैं आपको साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कि किस जगह पर आकर ये गंगा से मिल जाती हैं। तो गंडक नदी सोनपुर के समीप आकर गंगा नदी से मिल जाती है। तो उसके बाद है कोसी नदी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी नेपाल से आ रही है। और ये कुर्सेला, बिहार में एक जगह है कुर्सेला, उसी के समीप ये नदी गंगा नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी? कोसी नदी। तो जो कोसी नदी है ये अपने रास्त्रों को बहुत बदलती है, इसीलिए ये बहुत कुख्यात है अपने रास्त्रों को बदलने के लिए। और इसे बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि बिहार में हर साल इस नदी के कारण बाढ़ आती है। और ये नदी अपना रास्ता बदल लेती है ना, कभी मान लीजिए ये नदी पहले इस रास्ते से जा रही है और फिर उसके बाद पता लगा अचानक इस रास्ते से जाने लगी, तो जिस कारण क्या होता है, इस नदी के कारण बिहार में बहुत बाढ़ आती है। तो इसीलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। किस नदी को? कोसी नदी को। और ये कुर्सेला में, बिहार के कुर्सेला में गंगा नदी से आकर मिलती है, याद रखिएगा। तो हमने पूरा बिहार देख लिया। पहले हमने उत्तराखंड देखा, फिर उत्तर प्रदेश देखा और बिहार देख लिया। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। तो एक दार्जिलिंग की पहाड़ी, पश्चिम बंगाल में है ना दार्जिलिंग की पहाड़ी, वहाँ से एक नदी निकलती है, महानंदा नदी। ये गंगा नदी की आखिरी सहायक नदी है, याद रखिएगा। सबसे पहले कौन थी? रामगंगा, ये पहली थी। और आखिरी कौन सी है? महानंदा। ये भारत की बात कर रहा हूँ मैं कि भारत में आखिरी कौन सी है? महानंदा। तो महानंदा कहाँ से निकल रही है? दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकल रही है। और ये फरक्का बैराज है, मतलब समझ लीजिए जो ये महानंदा नदी है ना, ये बिहार और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर में बहती हुई जाती है और पश्चिम बंगाल में चली जाती है। कौन सी नदी है? महानंदा नदी, याद रखिएगा। ये निकलती कहाँ से है ये पूछा जाता है, तो ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी है? महानंदा नदी। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे आखिरी सहायक नदी है, ठीक है। और उसी के बाद बना हुआ है फरक्का बैराज, आपको पता होगा पश्चिम बंगाल में है। यहाँ से क्या होता है, जो गंगा नदी है, अभी आपने देखा जो गंगा नदी है ये दो नदियों के संगम से बनी, उसके बाद एक नदी बनी उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार से झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, आगे जाकर क्या हुआ, फरक्का बैराज से फिर ये दो नदियों में बट गई। इसकी धारा थी जो गंगा नदी की, ये दो नदियों में बट गई, एक है हुगली और एक है पद्मा नदी। जो ये गंगा नदी है फरक्का बैराज से, जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहाँ से दो धाराओं में बढ़ जाती है। तो जो ये अपने पश्चिम बंगाल में आती है, नीचे की तरफ है पश्चिम बंगाल, तो यहाँ इसे कहते हैं हुगली नदी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो कोलकाता का शहर है ये कहाँ बसा है, तो ये हुगली नदी के तट पर है कोलकाता शहर। एग्जाम में पूछा गया है कि कोलकाता शहर किस नदी के तट पर है, तो हुगली नदी के तट पर है। और यही नदी जो है दो धाराओं में बढ़ गई, तो जो दूसरी धारा थी ये बांग्लादेश में चली गई, और बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी कहते हैं। और जो हुगली नदी है इसी में एक धारा, एक सहायक नदी आकर मिलती है, इसे कहते हैं दामोदर नदी। और ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी, और ये हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। और इसी दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं। जिस प्रकार याद रखिए, कोसी नदी को किसका शोक कहते हैं? बिहार का शोक। तो शोक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नदी बाढ़ लाती है। तो इसी प्रकार दामोदर नदी है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ का कारण है, इसीलिए दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। और ये किस नदी की सहायक नदी है? तो हुगली नदी की सहायक नदी है। तो अब हमने बांग्लादेश तक इसे देख लिया। पहले हमने उत्तराखंड देखा, उत्तराखंड के बाद हमने देखा ये उत्तर प्रदेश में गई,
उत्तर प्रदेश के बाद बिहार देख लिया, बिहार के बाद झारखंड का थोड़ा सा एरिया अगर हम कहें तो मैं आपको बताऊं कि कहाँ से निकलती है, तो साहेबगंज जगह है झारखंड में, वहाँ से ये निकलती है। तो उसके बाद हमने देखा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद हमने देखा कि ये दो धाराओं में बट गई, एक हुगली नदी हो गई और एक पद्मा नदी हो गई। ये गंगा नदी का ही नाम है, तो गंगा नदी को ही पश्चिम बंगाल में हुगली कहते हैं और बांग्लादेश में पद्मा नदी कहते हैं। तो इसके बाद हम आगे अगली स्लाइड में कंटिन्यू करते हैं। तो पिछली स्लाइड में हमने देख लिया कि जो गंगा नदी थी वो दो धाराओं में बट गई थी। ये तो अपने यहीं पश्चिम बंगाल में हुगली नदी हो गई और यही गंगा नदी जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसको कहते हैं पद्मा। ये थोड़ा सा रह गया, इसे भी देख लीजिए क्योंकि एग्जाम में प्रश्न बनेंगे इससे। तो पद्मा नदी कहते हैं बांग्लादेश में। और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है अरुणाचल प्रदेश से आते हुए सिक्किम से होते हुए बांग्लादेश में जा रही थी ना, तो बांग्लादेश में उसे क्या कहते थे, जमुना। तो ब्रह्मपुत्र को कहते हैं जमुना बांग्लादेश में और गंगा को कहते हैं पद्मा। तो ये दोनों नदियाँ एक जगह आकर मिल जाती हैं। और एक नदी है मेघना जो कि बांग्लादेश से होते हुए इन धाराओं में मिल जाती है। तो तीन नदियों का संगम हो जाता है, पद्मा, जमुना और मेघना। और उसके बाद ये एक नदी बन जाती है जिसे मेघना नदी कहते हैं। फिर से बता देता हूँ, गंगा नदी जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसे कहते हैं पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसे कहते हैं जमुना और बांग्लादेश से ही एक नदी है मेघना। ये तीनों नदियों का संगम होता है और संगम होने के बाद एक नदी बनती है। तो इस नदी को क्या नाम देते हैं, बांग्लादेश वाली से कहते हैं मेघना नदी। और एग्ज़ाम में क्या प्रश्न बनता है, एग्ज़ाम में ये प्रश्न बनता है कि जो गंगा और जमुना इन दोनों नदियों का संगम जब बांग्लादेश में होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे मेघना नदी कहते हैं, याद रखिएगा। और यही मेघना नदी फिर जाकर समुद्र में मिल जाती है और समुद्र में दुनिया के सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये डेल्टा क्या होता है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो पीछे हमने देख लिया कि जो मेघना नदी थी जब ये समुद्र में जाती है, मतलब कि गंगा ब्रह्मपुत्र ये सभी नदियाँ जब समुद्र में जाती हैं तो डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। तो ये डेल्टा होता क्या है, पहले इसकी मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ फिर अपनी भाषा में आसानी से समझाता हूँ। तो सबसे पहले है कि डेल्टा प्रायः उस भूभाग को कहा जाता है जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों के संचयन से निर्मित होता है। विशेषता नदी के मुहाने पर जहाँ वह किसी समुद्र में गिरती है इस भूभाग का आकार साधारणतः त्रिभुज जैसा होता है। आप देख ही रहे होंगे त्रिभुज जैसे इसकी आकृति होती है, इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। तो अब मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। आपने देखा होगा कोई भी नदी निकलती है तो पर्वत या पहाड़ों से निकलती है, ऊंचाई से। तो जब ये नदी ऊंचाई से निकलती है तो इसका बहाव बहुत तेज होता है, बहुत तेज़ी से बहती हुई आती है और अपने साथ मिट्टी अवसाद ये सब लेकर बहती हुई आती है। तो जब ये पहाड़ी भागों से निकल रही होती है तब तो इसकी गति बहुत तेज़ होती है, पर जैसे ये मैदानी भाग में एंटर करती है अब इसकी गति क्या होती है, मंद पड़ जाती है, मतलब धीमी हो जाती है। पर ये जो मिट्टी है अभी भी उसको बहाकर ले जा रही होती है, पर इसकी गति जो होती है स्लो हो जाती है। या ऐसे याद रखिए कि जब ये पहाड़ों से निकलती है तो ये तो पूरी जवान होती है, पर जैसे जैसे ये समतल ज़मीन पर जाती जाती है बूढ़ी होती जाती है। अब जो इसमें शक्ति होती है जो मिट्टी अपने साथ ये लेकर आ रही है उसको जो धकेलने की क्षमता होती है वो बहुत कम हो जाती है। पहले तो जब ये ढालों से उतर रही होती है तो पूरा तेज़ी के साथ मिट्टी को बहाकर ले आ रही होती है, पर जैसे जैसे ये समतल भागों में एंटर करती है इसको जो ढकेलने की क्षमता है जो अपने साथ ये कचरा मिट्टी लेकर आ रही है उसकी क्षमता कम हो जाती है। पर जैसे ये समुद्र के पास पहुँचती है बिल्कुल इसकी क्षमता खत्म हो जाती है। तो क्या करती है, मिट्टी को अपने साथ लाए गए जो गाद मिट्टी अवसाद है उसको जमा कर देती है। तो एक जगह जमा कर देती है सारा कचरा। पर उसके बाद क्या है, पर जो नदी है उसको तो कहीं ना कहीं से निकलना है ना, तो अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाती है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये देखिए नदी आई, उसने अपने साथ पूरा कचरा जमा कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, नदी देख रहे हैं ना अलग अलग शाखाओं में बट गई और जाकर समुद्र में मिल गई। तो इस प्रकार क्या हुआ, एक त्रिभुजाकार आकृति बन गई और इसी को कहते हैं डेल्टा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, इसी को क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। और यही डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आकर बनाती हैं इसमें अपने बंगाल की खाड़ी में। और यही सुंदरवन डेल्टा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखिएगा। तो अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, इससे हमारा रिवीजन हो जाएगा। एक बार इसे भी कवर कर लेते हैं। तो अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं, तो इसे गंगा नदी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, तो कौन सी है गंगा की पहली सहायक नदी, तो ये है रामगंगा। गंगा की आखिरी सहायक नदी कौन सी है, तो ये है महानंदा। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी तो यह है यमुना। उसके बाद है कि गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो ये हरिद्वार में।
मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। उससे पहले ये उत्तराखंड में पर्वत और पहाड़ों से निकल रही होती है, पर जैसे ही ये हरिद्वार में एंटर करती है वहाँ से ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। आगे है कि गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है प्रयागराज। प्रयागराज जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था। उसके बाद है वाराणसी, बनारस। उसके आगे है कानपुर और उसके आगे है पटना। तो ये कुछ प्रमुख शहर हैं जो कि गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। आगे है कि हुगली नदी के तट पर कौन सा प्रमुख शहर बसा है। तो मैंने आपको बताया था कौन सा प्रमुख शहर बसा है, तो कोलकाता। यह हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। उसके आगे है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में क्या कहलाती है। तो बताइए क्या कहलाती है। तो ये मेघना कहलाती है। गंगा को पद्मा कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं, और जब ये दोनों धाराएं मिलती हैं तो उसे मेघना कहते हैं। याद रखिएगा। इसमें एक नदी और आकर मिलती है मेघना, उसी के कारण इसका नाम मेघना पड़ा है। पर ज़्यादातर यही प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या कहते हैं, तो मेघना कहते हैं। आगे है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को। ये अपने मार्ग को बदलने के लिए कुख्यात है कोसी नदी, और इसे बिहार का शोक कहा जाता है। आगे है कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। आगे है कि गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग है, तो गोमती नदी। मैंने आपको बताया था ना कि गोमती नदी ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही होते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती। तो कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले कौन सा था, बोलिए। उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड, पांचवा पश्चिम बंगाल। तो इसमें देखिए कौन सा नहीं है, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये तो है मध्य प्रदेश, यहाँ से नहीं गुजरती। अगला प्रश्न क्या है कि कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है। तो बताइए क्या है। मैंने आपको बताया था यमुना। यमुना को ही कालिंदी नदी कहा जाता है। ये एनटीपीसी में पूछा गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि के नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। पीछे मैंने आपको इसकी ट्रिक नहीं बताई, मैं आपको बता देता हूँ, मैं भूल गया था। इसकी ट्रिक भी है जिसे आप याद रख सकते हैं। तो जैसा कि ये 3 नदियाँ थी ना, चंबल, बेतवा और केन, इसे याद रखने का तरीका भी है। जिसे आप KBC से याद रख सकते हैं। KBC, कौन बनेगा करोड़पति वाला ना, मैंने उल्टा लिख दिया KBC। तो के से केन, बी से बेतवा और सी से चंबल। तो केन, बेतवा, चंबल, ये आप KBC से याद रख पाएंगे। आप लिखेंगे KBC, उसी से केन, बेतवा और चंबल, इससे आप याद रख। तो केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तो ये है यमुना की सहायक नदी। यमुना की सहायक नदी है। आगे देखते हैं कि गंगा में मिलने वाली नदी जिसका उद्गम अमरकंटक में है। तो अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकल रही थी, तो ये निकल रही थी सोन नदी। पीछे हमने देखा था ना कि अमरकंटक पहाड़ी से ऊपर जाकर मिल रही थी। कहाँ पर मिल रही थी, तो पटना में मिल रही थी। कौन सी नदी थी, तो सोन नदी थी, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं कि अलकनंदा और धौली गंगा का संगम कहाँ होता है। तो धौली गंगा कहाँ से निकली थी, भगवान विष्णु भगवान के चरणों के धूल से निकली थी। तो विष्णु प्रयाग, तो विष्णु प्रयाग में इसका संगम होता है, अलकनंदा और धौली गंगा का, याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती। तो बताइए कौन सी नहीं मिलती। हमने पढ़ा था KBC, केन, बेतवा, चंबल, ये तो मिलती हैं। बचा कौन सा, तो सोन नदी। ये यमुना नदी में नहीं मिलती, ये डायरेक्ट गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है ना। और कहाँ से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से। अगला प्रश्न है कि अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसका संगम रुद्रप्रयाग में होता है। तो बताइए, रुद्रप्रयाग भगवान भोलेनाथ का दूसरा नाम है रुद्र। तो ये निकलती कहाँ, केदारनाथ से निकलती है और रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। और भगवान भोलेनाथ ने क्या किया था, गति को मंद किया था। तो मंदाकिनी, याद रखिएगा कौन सी नदी है, मंदाकिनी नदी। ये अलकनंदा और मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में मिल जाती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि दामोदर नदी निकलती है, तो कहाँ से निकलती है। तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है, मैंने आपको बताया था। और हुगली नदी की ये सहायक नदी है, दामोदर नदी, और इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न आ भी गया, देखो कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो मैंने आपको अभी बताया कौन सी नदी है, दामोदर नदी, इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है
कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो बताइए कौन सी है जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो ये थी यमुना। और बात करें यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी, तो वो कौन सी, वो चंबल थी। अगला प्रश्न है कि यमुना नदी का अन्य नाम क्या है। तो हमने पीछे देखा था ना कि कालिंदी नदी किसे कहते थे, तो यमुना नदी को कहते थे। उसी प्रकार यमुना नदी का अन्य नाम है कालिंदी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, बस 2 ही प्रश्न बचे हैं कि गंगा नदी किस क्षेत्र से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो कहाँ से प्रवेश करती है मैदानी भाग में, तो हरिद्वार से। उससे पहले ये पहाड़ पर्वतों से निकल रही होती है, पर मैदानी भाग में ये हरिद्वार से प्रवेश करती है। और लास्ट प्रश्न है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, पद्मा। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। यहाँ पर हमारा पूरा गंगा नदी तंत्र कंप्लीट होता है। वो डायग्राम आप ज़रूर बना लेना। तो हमने पूरा गंगा नदी तंत्र कवर कर लिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख लिए। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम जो नदियों का लास्ट वीडियो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, उसे भी कवर कर लेंगे। तो हमारा पूरा भारत की नदियाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो धन्यवाद।